अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कुतुबा असलम और इस सीरीज का सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट करने लगे हैं हम। और मेरा टॉपिक है यूनिट नंबर 10, सैसनेड एम्पायर, थर्ड टू सेवन्थ सेंचुरी। ये हमारे कुछ टेबल ऑफ कंटेंट हैं जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ चाइनीज एम्पायर, रीजनल ट्रेड और एंड ऑफ सैसनेड एम्पायर जो है हम इसको देखेंगे। ये सैसनेड एम्पायर का कुछ मैप है। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक विच इज इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैसनियन एम्पायर बेसिकली क्या है। ये एक सैसनियन डेंसिटी के नाम से भी आपने इसको सब इसको जानते होंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो इसका नाम है वो है सैसनेट। ठीक है। ये एक ईरानियन जो है डेंसिटी है, जो जिसने इतना अरसा जो है रूल किया है 224 से लेकर 651 तक। और ये इसका जो स्टार जो राइज हुई है ये आर्डिशियर कॉन्स्क्रिप्ट में जो है ज्यादा इसका ये राइज हुई 208 से 224 तक। और ये डिस्ट्रॉय हुई बाय अरब। जो एरा था वो था 637 टू 651। सैसनिड एम्पायर जो थी ये फोर्थ ईरानियन डेंसिटी थी। और इसके अलावा ये जो है फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर थी जिसने इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और इस्लाम के लिए काफी जो है काम भी किया। इसके अलावा जो सैसनिड एम्पायर जो था ये इसको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो है हिस्टोरिकल पीरियड भी कहते हैं ईरान का, जिसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईएस्ट किस्म की अचीवमेंट्स जो थी इन्होंने जो है पाई पर्शियन सिविलाइजेशन के अंदर। इसके अलावा इस दौर में इन्होंने बहुत कुछ जो है मुतादिफ करवाया, एजुकेशन से रिलेटेड, आर्ट से, लिटरेचर से, हर चीज़ से जो है हर चीज़ के ऊपर इन्होंने काम किया। और मुस्लिम के लिए, इस्लाम के लिए, मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ा एक गोल्डन एरा भी इसको कहते हैं। और अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ जो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ चाइनीज एम्पायर। सेंट्रल एशिया में उस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन जो है काफी बदल रही थी ड्यूरिंग द थर्ड सेंचुरी, जिसने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशन अपने रीजन नेबर्स के साथ। जैसे ही फॉल हुआ पार्थियन एम्पायर का, शॉर्टली आफ्टर जो है कुशान एम्पायर भी इस डिकेड में काफी इनकी इंटेंस वॉर जो है चली। ईस्ट में चाइनीज एम्पायर जो था उस वक्त वो हैंड डेंसिटी की थी, वो डिसइंटीग्रेट हुई और रिप्लेस हुई बहुत सारे किंगडम्स के थ्रू। चाइनीज ने जो थे ना ही अपना विड्रॉ किया सेंट्रल एशिया से और तुर्फान से, जिसको हम प्रेजेंट डे चाइना भी कहते हैं, बट ऑल्सो जो है उसने अपनी ट्रेड को भी क्या किया कि रिड्यूस कर दिया। अपने जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे वहां से उनको हटा दिया। और नॉर्थ में जो थी उन्होंने न्यू जो ट्राइब थी वो आई, जो टर्किक स्पीकिंग लोग थे। वहां पे उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन किया अराउंड जो है मंगोलिया और साउदर्न साइबेरिया की तरफ। और स्लोली स्लोली वो मूव करते गए वेस्ट वर्ड की तरफ, जो कि इन्होंने काफी अपने ग्रुप्स के सूरत में वो लोग आगे गए जो ईरानियन लैंग्वेज बोलने वाले थे, ट्राइब्स थे, कबीले थे। वो मूव हुए ईस्टर्न यूरोप की तरफ। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपनी जो है कंपेन भी स्टार्ट वगैरह की खुरासान में, मार्जियाना ख्वारिज़म में, अगेंस्ट द लास्ट कुशान। यहाँ पे एक मैप भी है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये मैप देखें यहाँ से ख्वारिज़म, सही है। ये सब आपको देखें एरोस जो है ये शो कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मेजर नॉर्मडिक एक्सपेंशन इन दी
थर्ड थ्रो सिक्स एंट्रीज, ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि किस तरफ से ये लोग आए, कहाँ की तरफ, ये ड्यूरेशन की तरफ देखें, दिखाए मैप की आप देख रहे हैं कि एरोज दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये लोग वहां से मूव किया इन लोगों ने। तो ये मैप है ससैनिड एम्पायर का। ये ग्रीन जो आपको शो हो रहा है ये ससैनिड एम्पायर है, ये खुरासान है। ठीक है, इस तरफ जो था इनका जो था वो होल था, और यहाँ से ये लोग आगे मूव हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड टॉपिक, वो है रीजनल ट्रेड। अब हम बात कर लेते हैं रीजनल ट्रेड की। रीजन ट्रेड में बेसिकली हुआ ये था कि जब चाइना ने अपना सेंट्रल एशिया से जो है अपना ताल्लुक खत्म कर लिया था, वहां से ये लोग मूव चले गए थे ये लोग वहां से। तो जो रीजन जो था जो कि ससनाइट के अंडर आता था, वो एक्सपेंड होता गया और इरिगेट करता गया अपनी फील्ड्स को इरिगेट करता गया। ठीक है, और जितने भी उसके नेबर्स हैं उनके साथ जो ट्रेड अपने जो है ट्रेड भी उनके साथ कर रखता गया। लेकिन क्योंकि इनस्टेबिलिटी हो गई थी चाइना की वजह से, जिसकी वजह से जो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड जो थी, जो ग्रेट सिल्क रोड के थ्रू होती थी, वो श्रिंक होती गई, कम होती गई, जिसकी वजह से काफी जो है गहरा चेंज भी आया था। और उसके अलावा जो है काफी जो था, क्योंकि ग्रेट जो सिल्क रोड था उसकी वजह से काफी इनकी इकोनॉमी में इमेंसली जो है वो कंट्रीब्यूट होता था। तो सेंट्रल एशिया काफी सेंचुरी से इस जो है ट्रेड रूट को यूज करता आ रहा है, और जिसके थ्रू उसको काफी फायदा होता था उसकी इकोनॉमी में, क्योंकि सिल्क कोकोन जो थे वो सीक्रेटली जो है चाइना के थ्रू सेंट्रल एशिया जो है मंगवाए जाते थे। जैसा कि आप सब जानते हैं चाइना काफी अच्छा जो है सिल्क वगैरह और कोकोन में काफी अच्छा अपना इसमें काम करता है। अ, उसके अलावा जो है यहाँ पे जिक्र इन्होंने किया हुआ है वो है फरागोना वैली। ठीक है, फरागोना वैली के थ्रू जो है ये करते थे काम। और सेंट्रल एशिया के जो फार्मर थे वो मास्टर थे प्रोडक्शन ऑफ द कोकोन, और क्राफ्टमैन जो थे वो जो क्राफ्टमैन काम करने वाले थे उन्होंने सीखना शुरू किया कि भाई हम इस सिल्क को खुद किस तरह से प्रोड्यूस करें। क्योंकि इस तरह से परफेक्टली तो इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी उनके पास कि वो इतनी अच्छी जो है बना के सिल्क वगैरह खुद से बना के जो है वो ट्रेड करते। इसी वजह से वो सीक्रेटली जो है चाइना से मंगवाते थे। और सेंट्रल एशिया जो था बिकम प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ अ हाई वैल्यूएबल कमर्शियल प्रोडक्ट। आहिस्ता आहिस्ता उनके दौर में, सल्तनत के दौर में, वो काफी अच्छा हाई वैल्यूएबल कमर्शियल प्रोडक्ट जो है करने वाला रीजन पूरा बन गया। यहाँ पे न्यू सिटीज अपीयर हुई मैप के अंदर, और सेंट्रल एशिया जो था वो अर्बन सेंटर जो था वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता गया, और डिफरेंट डिफरेंट जो है चीजों के अंदर वो अच्छी तरह से ग्रो करता गया। अब हमारा लास्ट जो है वो है एंड ऑफ सल्तनत एम्पायर, कि इनका खात्मा किस तरह से हुआ। काफी वॉर्स के बाद जो सेंट्रल एशिया की हुई कामयाब तरीन वॉर्स के बाद सल्तनत जो था वो उसने अपनी अटेंशन जो थी वेस्ट की तरफ जाने जो है कर ली। किंग शाहपुर जो वन किंग शाहपुर फर्स्ट सफर्ड अ सेटबैक एट द बैटल ऑफ रजान। उन्होंने काफी सफर किया उस वॉर के अंदर, लेकिन वो रिकवर हो गए थे और उनकी आर्मी को कैप्चर कर लिया गया था एन, एंटीचिया में, सीरिया के करीब। और उन्होंने डिफीट किया था रोमन आर्मी को, जिसको लीड किया गया था एम्पेरर वेलेरियन के थ्रू। ससनर जो थे फॉर्च्यून टर्न हुए कुछ अरसे बाद, कम से कम 270 या 280 के अंदर। उन्होंने रूल किया बहरम थ्री को, और एक्सपीरियंस किया उन्होंने काफी सीरीज ऑफ डिफीट उन्होंने एक्सपीरियंस किए रोम के हाथों। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते
जब कई कई जंगों में वो लड़ते गए और काफी काफी हार का उनको सामना करना पड़ा वेस्ट की जानिब से। रोमन एम्पायर जो थे वो उन्होंने वॉर वेस्टर्न की तरफ से अल्टीमेटली वो एक एग्जॉस्ट हो चुके थे। उनकी मिलिट्री पावर इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो थे ससनाइट के वो भी बहुत ज्यादा वीक हो गए थे। 7th सेंचुरी के अंदर उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया काफी चेंजेस कि उनका क्लाइमेट और पॉलिटिकल फैक्टर जो थे वो साइबेरिया से एटलास सेंट्रल एशिया और साइड दरिया से लेकर ट्रांसोक्गिनिया तक जो लार्ज वेव थी उनकी आर्मीज की वो सल्तनत में सेंट्रल एशिया के अंदर उस वक्त जो रूल कर रहे थे वो थे शाहनशाह शाहपुर टू, मतलब सेकंड किंग थे, उनको किंग ऑफ द किंग भी कहा जाता था। इतनी सारी जो है विक्ट्रीज के मतलब इतने सारे हारे वो लोग, लेकिन फिर उन्होंने लास्ट में एक वॉर लड़ी, उसके बाद उनको उसमें काफी जो है विक्ट्री का सामना उनको वो हुए और वो लोग थोड़ा से कामयाब हुए। लेकिन ससनाइट जो थे वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे अपनी सेकेंड लार्ज वेव को करने में। मिड 5th सेंचुरी के दौरान जो था नोमाडिक ग्रुप जो था वो मूव्ड हो गए ट्रांसो ट्रांसोक्सिना में। उस टाइम पे वॉर जो थी वो काफी इन्फ्लिक्ट हुई हैवी, क्योंकि जो सल्तनत आर्मी थी वो काफी प्रोलॉन्ग थी और काफी टाइम से लड़ रही थी वो लोग, जिसकी वजह से वो काफी थक चुके थे। और जो शाह जो उनके लास्ट उनके जो लीडर जो थे उनको कत्ल कर दिया गया था लास्ट जो उन्होंने बैटल लड़ी थी अपनी आर्मी के साथ। और उनको काफी आगे जाके जो है विक्ट्रीज का सामना करना पड़ा अंडर कवाद, और स्पेशली अंडर हिज सन, उसका नाम था खोसरो। और ससनेट जो थी उन्होंने काफी वेज की मोस्ट पावरफुल एनिमीज को, ठीक है, रोमन एम्पायर सबसे ज्यादा फर्स्ट पर थी, और उन्होंने उसको भी सक्सेसफुली जो है उन्होंने उनसे लड़ाई लड़ाई की और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ। लेकिन अर्ली 70th सेंचुरी के अंदर ससनाइट एम्पायर जो थी वो उन्होंने अगेन एक्सपीरियंस किया सीरीज ऑफ इंटरनल ट्रबल, अंदरूनी मसाइल काफी उन्होंने जो है वो सफर किए, और उनको आखिरकार हार का सामना हुआ रोमन से। स्टेट और उसकी आर्मी काफी कमजोर पड़ गई थी। उस वक्त ससनाइट एम्पायर जो थे उनको काफी कुछ जो है हाई टैक्स भी पे करने पड़े। मैनेजमेंट उनकी खराब हो गई, मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गए, निग्लेक्ट कर दी सारी चीजें उन्होंने लड़ाई के चक्कर में, वॉर्स के चक्कर में उन्होंने। और उनका जो शहंशाह जो थे वो भी उनके भी आखिरी दिन चल रहे थे, ऐसी बातें वो उनका भी सारा कुछ खत्म हो गया था। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी उनकी खराब हो गई थी, साउथ वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ अरब ट्राइब्स वहां पे आ गए थे। और उसके अलावा जो है साउथ वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ अरब ट्राइब्स आ गए थे। और न्यू इस्लामिक जो है वो पावर्स वहां पर आ गई थी। और सचना जो थे वो लोग काफी प्रियोकुपाइड हो गए थे इंटरनल अफेयर्स की वजह से, और उनकी जो अटेंशन थी वो मुस्लिम अरब उन्होंने हराया था उनको मुस्लिम अरब्स ने, और उनका रिवाइवल लिया किया था। और काफी लार्ज पावरफुल स्टेट्स बनकर वो लोग सामने आए थे। 1637 में मुस्लिम जो थे उन्होंने एक अपनी सीरीज ऑफ मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट जो थी वो पर्शियन आर्मी के खिलाफ उन्होंने खड़ी कर दी थी। और बैटल उसको अल कदसिया बैटल भी कहा जाता है। ससनर एम्पायर जो थे वो कभी भी वहां से उस हादसे के बाद से कभी भी वो रिकवर नहीं हुए, और वो हार का शिकस्त का शिकार हो गए, और बहुत बुरी तरह से अपनी इतनी बड़ी एम्पायर वो लोग हार गए। और तो ये एम्पायर खत्म हुए 651 में। और जो लास्ट उनके सुल्तान जो भी थे उनके लीडर, उनका नाम था शानशाह, जो कि उनकी डेथ हो गई थी 651 में। तो ये हमारा कुछ सचेनाइट एम्पायर का शॉर्ट सा एक इंट्रो था, और ये कुछ उनके मैप्स भी हैं जो कि आप देख सकते हैं, खुरासान और ख्वाज़म सब यहाँ पे देखें ये मेंशन किए हुए हैं। और इधर पर्शिया पूरा ये इनका सिल्क रोड था जिसके थ्रू वो ट्रेड करते थे। ठीक है, ससनन एम्पायर था ये पूरा इनके अंडर में था, ये सब चीजें रीजन इनके अंडर में आते थे। तो ये था हमारा कुछ छोटा सा ससनन एम्पायर के बारे में वीडियो। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। कोई आप अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।